जय श्री राम दोस्तों। मैं आज एक दावा कर रहा हूं आपके सामने कि कॉकरोच जनता पार्टी का मेन एम 2029 के जनरल इलेक्शन जीतना है और उसके लिए जो प्रयत्न है उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑलरेडी ले लिए हैं और जो उन्होंने आम आदमी पार्टी से सीखा है। आप लास्ट में डिसाइड कीजिएगा क्या मेरे पॉइंट सही हैं या आप कोई और पॉइंट्स भी उसमें ऐड करना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों मेरे चैनल का। चलिए दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने ये सोचा कि देखिए 2029 के इलेक्शन में हमको पार्टिसिपेट करना है क्योंकि बीजेपी का थोड़ा सा इस समय एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्शन लड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? पहली बात कि जो गलती आम आदमी पार्टी ने की थी वो ना करे। आंदोलन से उठे और पार्टी अनाउंस कर दी, एक जगह जीते बाकी सब जगह उनकी मटिया मेट हो गई, हार गए। क्योंकि एक बार आप अपने को पार्टी डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके बाद आपका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी से और आपका हर एक्शन ये डिपिक्ट करता है कि आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इसलिए उसकी वो वैल्यू नहीं रह जाती है। जैसे अगर वो पहले पार्टी बना लेते और जो नीट का एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ है उसके लिए आंदोलन करते तो इनको वो परछाई नहीं मिलती, पब्लिक उनके साथ नहीं जुड़ती, जेनजी इनके साथ नहीं जुड़ती। तो एक गलती उन्होंने ये नहीं की और ये डिक्लेयर करेंगे 2029 के शुरू में। अगर मई में इलेक्शन होता है तो ये जनवरी फरवरी में पार्टी बनाएंगे और तब तक इनको पता चल जाएगा कि इनकी वैल्यू क्या है। क्योंकि आज इस कंट्री में 29.2% जेनजी है, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है और इसमें अगर 60 to 70% भी एक पार्टी को वोट मिल जाते हैं तो ये अप स्लाइड हो जाएगा, एकदम पलट जाएगी, नैया पलट जाएगी गवर्नमेंट की ऐसे कंडीशन में। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आम आदमी कॉकरोच जनता पार्टी को? पहला, आपको लाइमलाइट में रहना पड़ेगा 2029 तक। लाइमलाइट में रहने में जो करना चाहिए वो कर रहा है इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के जो तीन ये दिग्गज में आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं वो। पहला, सुबह से शाम तक कम से कम 15 इंटरव्यू देते हैं किसी ना किसी टॉपिक को लेके। पूरी दुनिया का बोझ, पूरे हिंदुस्तान का बोझ आज इन तीनों के ऊपर है। सब स्कूलों को सुधारना इनका काम है, लॉ एंड ऑर्डर सुधारना इनका काम है, मिनिस्टर से जवाब लेना इनका काम है, एग्जाम कराना इनका काम है। कोई ऐसा काम इस समय इंडिया का नहीं है जो इन तीनों का नहीं है। तो इसका मतलब है ये एक मिशन है जो चलेगा 2029 तक, क्योंकि इतने टॉपिक हैं कि आप सुबह से शाम तक आप बोल सकते हैं और कोई टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो 2 दिन में खत्म हो जाए। जैसे आज इन्होंने अनाउंस किया कि जी 5 सितंबर को हम दोबारा आंदोलन करेंगे, क्योंकि पहले आंदोलन में जो गवर्नमेंट ने उनसे वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। कौन सा वादा पूरा नहीं किया था ये मुझे पता नहीं, क्योंकि एफआईआर तो ज्यादातर वापस हो चुकी है, लेकिन जो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में इन्होंने कहा है कि आप एफआईआर वापस लीजिए, वो गवर्नमेंट वापस नहीं लेगी। और इन्होंने जेन जी से भी बोला है और जितनी यूनियंस हैं, स्टूडेंट्स यूनियंस हैं, उनको भी बोला है आप आइए 5 को इंडिया गेट से शुरू करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस हेडक्वार्टर्स। अब आप बताइए, यूनियंस को बुलाया है। यूनियन का मतलब है यार कि वैसे ही 50-60 हजार आदमी इकट्ठा हो जाएगा, बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे, फिर वही सिचुएशन होगी जो जंतर मंतर की हुई थी। तो इनको ये कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपको पता है 12 से 13 तारीख को इंडिया में और दिल्ली में ब्रिक्स की मीटिंग है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। पुतिन साहब ने आज कंफर्म किया कि इज कमिंग, जिपिंग भी आ रहे हैं। तो इतने बड़े नेताओं के बीच में अगर 5 तारीख को ये आंदोलन शुरू होता है तो आपको ये पता नहीं है कि 12 तारीख तक ये खत्म होगा या नहीं होगा। तो पूरी जो आपका जो ब्रिक्स की समिट है उसको जियोपडाइज करने के लिए ये काम उन्होंने शुरू किया है। और ये भी जानते हैं कि गवर्नमेंट मानेगी नहीं, वो करने नहीं देगी, तीनों को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि ब्रिक्स समिट है। तीनों को अगर गिरफ्तार किया तो वो जेल जाएंगे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, वहां से इंटरव्यूज देंगे, निकलने के बाद उनका कद और बढ़ जाएगा, मार सकते नहीं, क्योंकि ऐसी तो कोई वो चीज मांग नहीं रहे जो कि लॉ के अगेंस्ट हो। तो पहली बात तो यह है कि इनको लाइमलाइट चाहिए, कंटिन्यूअस लाइमलाइट चाहिए।
और इसलिए उन्होंने स्कूल का मुद्दा उठाया। अब स्कूल का मुद्दा, छोटे स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल्स का, कि जी वहां पे लाइट नहीं है, सीट्स नहीं है, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, टीचर्स नहीं है। ये सब चीज बहुत जेन्युइन है, ये चीजें बहुत जेन्युइन है, मैं मानता हूं ये पॉइंट, और गवर्नमेंट को इसमें काम करना चाहिए। लेकिन किस अथॉरिटी से ये जो कॉर्पोरेट जनता पार्टी के लोग हैं वो स्कूल में घुस जाते हैं? आप गवर्नमेंट को लेटर्स लिखिए, थ्रू प्रॉपर चैनल जाइए, आप आरटीआई कराइए। अब वो तो आरटीआई एक्सपर्ट है सौरभ, उनसे कहिए कि वो रिपोर्ट निकलवाएं, उसके बाद आप एक्शन लीजिए ना। आपको डायरेक्ट स्कूल में घुसना है, और स्कूल में भी घुसना है 200 लोगों को लेके और 50 फोटोग्राफर्स को लेके, जिससे कि हर चीज आपकी लाइमलाइट हो। अगर चुपके से 4 लोग पहुंच जाते हैं और एक स्कूल में बोलते हैं, लाटूर में जैसे दीप के गया था कि सर ये चीजें कमी है, आप ये कीजिए, हम दोबारा इंस्पेक्शन करेंगे, सपोज ऐसा होता है तो ठीक है। लेकिन उन एरिया को दिखाना जहां पे कूड़ा पड़ा है, वहां पे जहां पे हल्का सा कंफ्रंटेशन हुआ वहां पे लाइमलाइट लाना, कैमरेज लाना, और अगर कंफ्रंटेशन नहीं हो रहा है तो अपनी गाड़ी के शीशे तोड़ देना। कौन बाद में देख रहा है किसने शीशे तोड़े? तो यह है कंटिन्यूअस एक आपका लाइमलाइट में आना। और दूसरा, लाइमलाइट में आने के लिए इन्होंने 3 स्टेट चुने हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली। राजस्थान में कहते हैं कि जो आशुतोष रंका है वो राजस्थान के, इसलिए हमने राजस्थान से शुरू किया। दिल्ली सौरभ दास की है, इसलिए दिल्ली से शुरू किया। और जो महाराष्ट्र है वो ये आपका अभिजीत का है, दीप के जी का, तो वहां से शुरू किया। लेकिन मेन रीजन ये है, अब आप सोचिए, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली, ये तीनों डेट के जो स्टेट है, इसके जो वोटर है ये फ्लक्चुएट है। महाराष्ट्र में कभी शिवसेना आ जाती है, कभी एनसीपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी, एक पार्टी नहीं है। दिल्ली में भी ऐसा ही है, पहले बीजेपी थी, फिर कांग्रेस थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, इस बार बीजेपी आ गई। सो यहां पे पलट जाना बहुत आसान है। इसके अलावा राजस्थान, तो 3 स्टेट उन्होंने ऐसे चुने हैं जो कि इनके हैं भी स्टेट, जो लॉजिक उनको मिल जाए कि हमने इसलिए ये स्टेट चुने हैं। और दूसरी बात कि यहां पे जो फ्लक्चुएट वोटर्स है उनको 2 साल में अपनी तरफ मिलाना। कई स्टेट हैं जिसमें ये करना मुश्किल है उनके लिए। आज के दिन में बिहार, यूपी, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पे थोड़ा मुश्किल है इनके लिए ये एक्शन करना, इसलिए अभी छोड़ा हुआ है उसको। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, ऐसे स्टेट्स में अभी छुआ नहीं उन्होंने, क्योंकि बेसिकली कांग्रेस रूल्ड है। इवन पंजाब आम आदमी पार्टी का, इसलिए अभी छुआ नहीं है। लेकिन छुएंगे, क्योंकि ये जो गाज गिरेगी ना वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पे गिरेगी। और ये 2028 के लास्ट में देखिएगा ये इन स्टेट्स में भी जाएंगे। फिर कांग्रेस सर पे हाथ रख के रोएगी कि हमने इनको क्यों सपोर्ट किया, बीजेपी को हटाने के लिए हमने खुद को मिटा लिया। ये स्टेटमेंट मेरा दोस्तों आप याद रखिएगा, और ये होने वाला है कि कांग्रेस खुद अपना सर पीटेगी कि यार ये मैंने क्या कर दिया है। ये इसके बहुत बड़ा रीजन है कि ये ऐसी टॉपिक्स लेके आ रहे हैं कि आपको लाइमलाइट में रहे। अच्छा, लाइमलाइट में रहे इज गुड और बैड, कोई भी रीजन हो, आप अच्छे बन रहे हो कुछ लोग की नजर में, कुछ लोग की नजर में खराब बन रहे हो, लेकिन आप न्यूज में हैं। और यही सबसे बड़ा मकसद है इनका कि 2029 तक लाइमलाइट में रहें। इसीलिए केस किया है सौरभ दास ने, किस पे? जयपुर डायलॉग्स और अभिजीत मित्रा, इन पे केस कर दिया कि जी हमारे घर में आपने लोगों को भेज दिया, रिपोर्टर्स को भेज दिया, 2 करोड़ का केस कर दिया। वो जानते हैं इसका रिजल्ट तो कुछ आना नहीं, केस चलता रहेगा। अगर केस चलता रहेगा इनको मीडिया में आने का मौका मिलेगा, लोग कहेंगे हाँ यार ये तो गलत है, किसी के घर में आप ऐसे कैसे घुस सकते हैं। जब मोदी जी की मां को गाली दे रहे थे बच्चे, जो कुछ जेंजी हैं, तो कह रहे थे गाली देना कोई पाप थोड़ी ना है, कोई जुर्म थोड़ी ना है, कोई क्राइम थोड़ी ना है। और आज जब उनको गालियां पड़ रही हैं, कुछ लोग गाली दे रहे हैं, तो वो कोर्ट जा रहे हैं और ओपनली उसको अब्यूज कर रहे हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं सौरभ दास की मां के लिए, उनके बाप के लिए। अरे यार नहीं बोल सकते तो सौरभ दास, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, मैंने पहले वीडियो में पूछा, अपने माँ बाप के बारे में बता दो कि वो इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, या कर्नाटका से, कहां से हैं, किस कंट्री से हैं, ये बता दो। लेकिन वो भी नहीं बताया, अभी तक छुपा के रखा हुआ है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन केस को इनको आगे बढ़ाना है। और दोस्तों एक बड़ा पॉइंट आपने देखा,
जो ये कॉकरोच जनता दल से शुरू हुआ, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी, देखिए प्रोटेस्ट तो ज्यादातर पीसफुल थी लास्ट डे को छोड़ के जंतर मंतर में, मजा क्यों आया? जब बच्चों ने गालियां देना शुरू किया मोदी जी को, प्रधान को, इंडियन आर्मी को। गाली देने से क्या हुआ कि फिर वो लाइमलाइट में आए। आपका एल्गोरिथम चेंज हो गया, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यूट्यूब का, एक्स का, जहां देखो वहां ये, जहां देखो। अगर गालियां नहीं देते तो ये लाइमलाइट में आते ही नहीं, और 1 महीने की जगह 5 महीने तक वहीं पे बैठे रहते, कुछ नहीं होता। इसलिए गालियां देना जरूरी था। अब ये गालियां देना सीख लिया कांग्रेस ने, यार ये तो सही टैक्टिस है। सबसे पहले जब पहले प्रोटेस्ट हुई थी सीजेपी की, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी लेट गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर, ये दिखाने के लिए कि हम स्टूडेंट के साथ हैं। 1 महीने कहां थे पता नहीं, लेकिन एन मौके पे आके लेट गए थे, उनको फिर उठाया गया। मैं कहना ये चाहता हूं, लाइमलाइट लेने की कोशिश की, जेनजी को लेने की कोशिश की, जो कि राहुल गांधी ने आज, जो कल उनका प्रोग्राम हुआ था, आपका कहां हुआ था ये, महाराष्ट्र में, पुणे में प्रोग्राम हुआ था, तो वो जेनजी को लेके ही हुआ था। तो अब क्या है कि इन्होंने सीख रहे हैं, यार सीजेपी वाले ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पहली बात कि धरना दे रहे हैं तो हम भी धरना दिलवाते हैं, लेकिन हम तो पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरा, गालियां देने से फेमस हो रहे हैं। तो भाई साहब पवन खेड़ा, सुप्रिया सिनेट, ये इनकी, और उसके बाद एसपी की जो है वो 2 प्रियंका भारती, कंचन यादव, ये सब भाई साहब आ गए और भर भर के गालियां बीजेपी को, मोदी जी को, बाकी लोगों को, बीजेपी, मतलब उससे क्या होता है कि पब्लिक इंटरव्यू लेती है और आगे लाइमलाइट में आते हैं। इन बच्चों का नाम कौन जानता था पहले, जिनकी रीच बढ़ गई करोड़ों में, गाड़ियां खरीद रहे हैं लोग केवल मोदी जी को गाली देके। और अब कांग्रेस भी यही काम कर रही है। तो कांग्रेस को पता नहीं है दोस्तों कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। हाँ, लेकिन अब देखिए गवर्नमेंट बड़ी सोच समझ के चल रही है इस वक्त, और वो इनका मकसद जानती है। इनका मकसद क्या है? ये 2029 तक यही करते रहेंगे। अब इनको कैसे रोकना है, कैसे लोगों का फ्लो इनकी साइड जो हो रहा है उसको बचाना है, ये गवर्नमेंट को सोचना है। इसलिए कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने जो लिए वो भी सराहनीय है। सबसे पहले जो रेजिग्नेशन लिया धर्मेंद्र प्रधान का, उन्होंने, गवर्नमेंट ने लिया बहुत जल्दी। ये भी मैं कहता हूं कि एक हल्ला रोकने के लिए एक डिसीजन था। उसके बाद मानन कुमार मिश्रा जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं, और ये बीजेपी राज्यसभा के मेंबर भी हैं, इनका भी जो है वो, इन्होंने अपना जो स्टेटमेंट था कि लॉ डिग्री नहीं दी जाएंगी, एक कंट्रोवर्सी आपको पता है ना, वो नलसार यूनिवर्सिटी का, नलसार यूनिवर्सिटी में, एक्चुअली हैदराबाद की है ये, उन्होंने चीफ गेस्ट के लिए बुलाया था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को। बच्चों ने कहा कि नहीं साहब, सूर्यकांत साहब से हम अवार्ड नहीं लेंगे डिग्री। तो मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि साहब हम किसी को डिग्री देंगे ही नहीं इस साल। तो बिल्कुल जेन्युइन केस में सौरभ दास ने ये केस उठाया था, और विद इन 24 आवर्स मनन कुमार मिश्रा ने कहा ठीक है साहब, हम डिग्रियां देंगे सबको। तो ये कुछ इनकी जीत हुई है। और इसके अलावा अब आप देखिए, इन्होंने किसको पकड़ा? इन्होंने उसके बाद पकड़ा काउंटर नैरेटिव टू हिंदुत्व। ये बीजेपी को खोखला कर रहे हैं, देखिए, करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से नारे क्या उठ रहे हैं? नाम रहेगा अल्लाह का। और इस तरीके से ये एक तरीके से एक ग्रुप बना रहे हैं जो कि एंटी हिंदू तो नहीं है, लेकिन एंटी अदर रिलीजन भी नहीं है, न्यूट्रल। उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जो हिंदू विरोधी हो, लेकिन बहुत से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो इस्लाम, प्रो इस्लामिक है। इसलिए ये भी एक गेम खेल रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट में, और ऐसा दिखा रहे हैं कि बीजेपी इज ओनली फॉर हिंदूज। और अगर सीजेपी जो कि एक पार्टी बनेगी अगर, तो ये बड़ा सेकुलर होगी। और अभी तक उन्होंने कोई पार्टी डिक्लेयर नहीं की दोस्तों, मैंने पहले ही बताया, ये जनवरी फरवरी 2029 में डिक्लेयर करेंगे पार्टी, उसके पहले नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप एक पार्टी डिक्लेयर कर देते हैं तो आप बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, फिर उसका अलग टेंजेंट में चला जाता है डिस्कशंस। आप कोई भी अगर काम करेंगे, किसी अच्छी के लिए भी कोई काम करेंगे, तो उसको पॉलिटिकल एंगल से देखा जाएगा। तो ये भी एक रीजन है। तो ये काउंटर नैरेटिव हिंदुत्व का लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कंटिन्यूअस
ये जो मीडिया में आ रहे हैं, तो जो बीजेपी का आईटी सेल है उसको भी एक तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है कॉकरोच ये, क्योंकि ऐसे मुद्दे उठाते, जैसे पीएम केयर फंड के बारे में उठाया इन्होंने, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में उठाया, कुछ समय के बाद ये ईवीएम पर भी उठा देंगे, तब क्या करोगे? धरने पे बैठ गए कि ईवीएम हटाओ, गवर्नमेंट क्या करेगी? तो यहां पर क्या है कि किसी ना किसी मौके पे इनको लड़ना पड़ेगा, बीजेपी को सामने आना पड़ेगा। अब देखिए एससी एसटी का जो चल रहा है, आपको पता है ओबीसी का रिजर्वेशन, ये दीप कहते हैं कि नहीं साहब ये तो बिल्कुल ठीक है, मानते हैं हम, ठीक है, लेकिन जो दूसरे लोग बैठे हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में जंतर मंतर पे, उनको एक दिन में मार के भगा दिया। क्यों? इसलिए मार के भगा दिया कि अगर जनरल पब्लिक के माइंड में ये हो जाए कि बीजेपी एंटी रिजर्वेशन है तो बीजेपी गई, इसको कोई बचा नहीं सकता। मोदी साहब क्या, कोई 10 मोदी आ जाएं तो बीजेपी को इलेक्शन में नहीं जिता सकते। अगर एक स्टेटमेंट भी ऐसा किसी मिनिस्टर के मुंह से आ गया कि बीजेपी चाहती है रिजर्वेशन को खत्म करे या रिजर्वेशन को एक अलग ढंग से अप्लाई करे, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देखिएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर आपको रिजर्वेशन को किसी फेज में खत्म करना है या कम करना है, तो उसके लिए अब देखिए आप ये क्या करेंगे, क्योंकि अगर ये धरनों को खत्म नहीं किया गया तो देखना एक दिन, जैसे मैंने बताया, ये बैठेंगे ईवीएम के लिए, दूसरे दिन बैठेंगे कि साहब देश में जो है वो करप्शन बहुत बढ़ गया है, इसलिए हम तो पीएम मोदी का रिजिग्नेशन चाहते हैं। और उसके बाद हल्ला मचेगा, लोग इकट्ठा होंगे, गोलियां चलेगी और ये जेल जाएंगे, जेल जाने से इनकी वैल्यू बढ़ेगी और फिर उनको फायदा होगा इलेक्शन में, जो ये सोच रहे हैं और जो पॉसिबिलिटी भी है। आज हमको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि आज मुझे भी लगता है कि अगर कोई भी इलेक्शन में खड़ा होता है कॉकरोच जनता पार्टी का, तो उसको 2 या 3% से ज्यादा वोट मिलेगा नहीं, एंड ही विल लूज द इलेक्शन। लेकिन 2029 में क्या पोजीशन रहती है, ये इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आज के दिन सीपीजी इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, ये आंदोलनकारी हैं जो देश को सुधारना चाहते हैं एज पर देम, और देश को सुधारने के लिए जो एक्शन ले रहे हैं और जो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा कि टॉपिक्स तो सही हैं, टॉपिक्स में कोई खराबी नहीं है। और कोई भी कंट्री हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, फुल प्रूफ कोई सिस्टम नहीं होता है। अब कोई सिस्टम भी उठा लें, किसी कंट्री का भी उठा लें, आपको उसमें प्लसेस मिलेंगे, माइनसेस मिलेंगे। हाँ, प्लसेस ज्यादा मिलेंगे, माइनसेस कम मिलेंगे अगर आप यूरोप और अमेरिका में देख रहे हैं, और इंडिया की तरह जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है अगर वहां पे जा रहे हैं तो आपको नेगेटिव ज्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव्स कम मिलेंगे। ये बात आप मेरी बात कार्ड वन के मान लीजिए। तो इसलिए कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी चीज आप उठा लीजिए, उस पर आपको प्रॉब्लम्स दिखेगी हिंदुस्तान में और किसी भी कंट्री में, और यही मुद्दे उठा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। इसको कैसे टैकल करना है दोस्तों, आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कहता हूं कि डिफिकल्ट टाइम इज अहेड, और ऐसी चीज को पार पाना आसान नहीं होता जिसमें करीब 65% वोटर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, जेनजी, और उसके बाद 65% यूथ है, अप टू 35 अगर आप कहते हैं तो 65% यूथ, इंडिया का 65%, वो 35 से कम है, ठीक है। उसमें जो 18 साल से कम बच्चे होंगे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन, और इलेक्शन लड़ नहीं सकते मतलब वोट भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी 30% ऐसे हैं जो जिनका इलेक्टोरल है। और इंडिया में एक इलेक्शन जीतने के लिए 37-38% वोट काफी होते हैं। सो मुझे लगता है दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिएगा।